सेवा के विरोध में मैं सन विरोध आज फिर आपके सामने रूबरू हूँ। चलिए आज चर्चा करते हैं आज उस विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर जिसकी आप सबों को जानकारी है। विपक्ष के महागठबंधन इंडिया की एक महत्वपूर्ण बैठक आज मुंबई में आज भी है और कल 1 सितंबर को भी होगी। आज उनका शुरू है। इसके पूर्व ध्यान होगा, पहली बैठक पटना में हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में और ये तीसरी निर्णायक बैठक है। निर्णायक इसलिए कि इस बैठक में आज तय होगा न केवल एक कॉमन फ्लैग झंडा लोगो, बल्कि सीटों के बंटवारे पर भी, आपसी दलों के में समन्वय पर भी आज चर्चा होगी और निर्णय लिया जाएगा। और इसका नाम ये दिया जा रहा है, जैसे शरद पवार ने कहा, अन्य नेताओं ने कहा कि परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक मजबूत विकल्प लोकतंत्र में आवश्यक है। इसके अभाव में, अर्थात अगर परिवर्तन नहीं होता है और एक दल का, एक व्यक्ति का शासन चलता है, तो फिर शनै सनै वह शासक या वह शासक दल तानाशाही प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। और भारत के इतिहास इसका गवाह है, हमने देखा हुआ है। ये ठीक है, कांग्रेस पार्टी को गुलाम भारत को आजादी दिलाने का श्रेय प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी और सफल हुए, यह श्रेय जाता है। स्वाभाविक रूप से आजादी के बाद उन्हें सत्ता मिली, प्रचंड बहुमत, चुनाव में भी बहुत बहुमत मिला, लेकिन वहां तब यह अभाव गया था, विकल्प की बातों, कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ है, याद कीजिए 75 का काला आपातकाल का दौर, वह कालखंड। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने को अजेय मान लिया था। अभी तक देश भूला नहीं है। तब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने कहा था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंडिया। माने यह अहंकार आ गया था। नतीजा यह हुआ कि देश को आपातकाल के दौर से गुजरना पड़ा। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित होना पड़ा था। तब लाखों लोग जेल में डाल दिए गए थे। जयप्रकाश नारायण जैसे नेता जेल में भेज दिए गए थे। इतिहास का वह कालखंड कोई भूल नहीं सकता है। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है। और यह, बल्कि ठीक है, संविधान में, ये लोकतंत्र है, संविधान में कोई प्रावधान भी नहीं है। होना तो यह चाहिए था, लेकिन विचार करें सभी राजदल कि दो कार्यकाल के बाद, अर्थात 10 साल से ज्यादा लगातार बाद में आ जाए, माने तीसरा टर्म किसी को न मिले। यह जहां होता है कि बस वही मैं की भावना पैदा होती है, अहंकार आ जाता है और वह धीरे धीरे तानाशाही में परिवर्तित होता है। दुख लगता है। इस प्रक्रिया में याद होगा कि अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके विषय में आज ही एक सर्वे आया है कि अभी भी वे देश के 80% लोगों को चाहते हैं, प्रिय हैं, उनके बीच वो लोकप्रिय है, सर्वाधिक लोकप्रिय है। याद है उन्होंने क्या कहा था, मैं तीसरी बार अर्थात 2024 में भी प्रधानमंत्री बनूंगा। शब्द को याद कीजिए, यह लोकतांत्रिक शब्दावली कतई नहीं है। यहां अनेक सवाल खड़े हो जाते हैं जब वो बोलते हैं कि मैं बनूंगा तीसरी बार प्रधानमंत्री। वे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत के साथ जीत कर संसद में आती है तो अपने नेता का चुनाव करती है। और यहां जब कोई व्यक्ति घोषणा करता है कि मैं बनूंगा, मतलब उसकी दृष्टि में
न तो पार्टी का कोई महत्व है, न उसकी कार्यकारिणी का, न उनके नेताओं का। वे स्वयं को उन्होंने भगवान मान लिया। ये बड़ी पीड़ा के साथ, मैंने पहले क्या, मैं बड़ी पीड़ा के साथ इसे उद्धृत कर रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब ऐसी स्थिति पैदा होती है जो अब कर दी गई है, तब परिवर्तन की बात आती है और देश मजबूत विकल्प की तलाश करने लगता है। ध्यान रहे, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को भूलना नहीं चाहिए कि पिछले 2019 के चुनाव में उन्हें कितने वोट मिले थे। कुल 22 करोड़ 22 करोड़ वोट उनके खाते में गए थे, जबकि विपक्षी दलों के खाते में 23 करोड़ वोट गए थे। मतलब उन्हें ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन वोट बिखरा हुआ था विभिन्न दलों में, और ये 22 करोड़ एक जगह आ गया। इन्होंने अपना बहुमत साबित किया और ये शासन में आ गए। लेकिन अब वो 23 करोड़ जो बिखरा वोट था, उसे एक जगह करने की कवायद हुई है। एक मंच पर आया है और इंडिया नाम की जो संस्था, जो महागठबंधन का जो तैयार हुआ, वहां पर वो 23 करोड़ इकट्ठा हो गया। जाहिर है कि इससे सत्ता पक्ष घबराया हुआ है, बेचैनी है उनमें। आज जिस प्रकार से इंडिया महागठबंधन के ऊपर सत्ता पक्ष को उनसे प्रहार किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से जो उनके स्वाभाविक नेता होंगे राहुल गांधी, उनके ऊपर जो निशाने साधे जा रहे हैं, यह उनकी बौखलाहट, उनकी बेचैनी का प्रमाण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जब लोकतंत्र अंगड़ाई लेता है, अर्थात जनता अंगड़ाई लेती है परिवर्तन के पक्ष में, तब उसे कौन रोक सकता है। आज की स्थिति वही है। वैसे जो सर्वे आ रहे हैं, जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, वे कुछ और गाथा कहते हैं। उसका कारण ये रहा, सर्वे कब के है, जब विपक्ष बिखरा हुआ है और एक मजबूत संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ तालुका स्तर पर क्रियाशील है। उसके नेता कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ पार्टी को पुनः जीत दिलवाने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। उस समय का सर्वे है, निश्चित रूप से उनके पक्ष में जाएगा। अब जबकि आज जो मुंबई की बैठक है महागठबंधन की इंडिया में, अगर वहां पर सर्वसम्मति हो जाती है कि हां, जैसे घोषणा हुई कि लगभग 450 सीटों पर 1 to 1 एक भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ एक इंडिया का उम्मीदवार खड़ा होगा, अगर इस पर मुहर लगती है और मुहर पूरी ईमानदारी के साथ, यह सिर्फ कागजी कार्रवाई न हो, 1 to 1 जो फाइट हो, एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार हो, तब देखना यह पड़ेगा कि विपक्ष का जो एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार सामने खड़ेगा, उसके पक्ष में महागठबंधन के अन्य दल कितनी ईमानदारी के साथ उस एक उम्मीदवार के पक्ष में माहौल तैयार करते हैं, वोट दिलवाते हैं। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं जिस प्रकार से अभी कि ये लोग जिस प्रकार से चल रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, उसमें ऐसा लगता है कि महागठबंधन पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। उन पर सवाल खड़े कर, स्वाभाविक सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अभी तक उनका कोई नेता नहीं है, कोई घोषणा है कोई नहीं है, कोई संयोजक नहीं है। यह सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी की ओर से इंडिया पर चुटकियां ली जा रही हैं, प्रहार किए जा रहे हैं। यह ठीक है, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह जब 28 दलों का एक गठबंधन हुआ है और जितने उसमें जो महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय दल हैं
उनमें नेता है सभी, नेताओं की कमी नहीं है। आज कांग्रेस के पास नेता है, आज समाजवादी पार्टी के पास नेता है, आज तृणमूल कांग्रेस के पास नेता है, आज आम आदमी पार्टी के पास नेता है। नेताओं की कमी नहीं है। और वो सर्वसम्मति से एक नेता का चयन करेंगे, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो पद्धति है, उसका वर्णन करते हुए करेंगे। इस पर आक्षेप करना, आरोप करना। आज बम्बई की बैठक है, कल भी बैठक है, उसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी, जनता के सामने आ जाएंगी। उन्होंने तय किया है कि इस बैठक में बृहद चर्चा के बाद इन सारे विषयों पर जो भ्रांतियां हैं उनका निराकरण कर दिया जाएगा और सर्वसम्मति से एक नेता चुना जाएगा। ये बात आती है जब नेता की कौन मुखिया होगा महागठबंधन का, तो वहां आता है। लेकिन यही सवाल आज जब हम लोकतांत्रिक पद्धति की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो यह पूछा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं कि मैं ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा, बगैर भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी के संसदीय दल के, बगैर चुनाव के, कोई संसदीय दल नहीं, कोई नहीं, वो घोषणा कर सकते हैं। इसका मतलब वे यह मान के चल रहे हैं कि उनके अलावा पार्टी में उनका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जबकि तथ्यों की बात अगर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी अनेक विकल्प मौजूद हैं, बल्कि बेहतर विकल्प मौजूद हैं। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। बेहतर अनुभवी विकल्प वहां हैं, चाहे नितिन गडकरी की बात कर लीजिए, राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, या स्वयं जेपी नड्डा की बात कीजिए, या अन्य नेताओं के अनेक नेता ऐसे जो मोदी से बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लेकिन जब सर्वे की बात जैसे अभी ने कही कि 80% देश के लोग आज भी मोदी को चाहते हैं, तो यह एक मीडिया निर्मित एक वातावरण है, यह एक मीडिया निर्मित मोदी छवि है जो जनता के सामने थाली में प्रस्तुत की जाती है कि देखिए सर्वाधिक देश का, इन्हें विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। लेकिन तय जानिए, आप जरा जनता के बीच जाइए, आम लोगों के बीच जाकर के उनके विचार तटस्थ रूप से निष्पक्षता पूर्वक कोई ऐसी एजेंसी ले जिसका कमिटमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, वो निष्पक्षता पूर्वक अगर सर्वेक्षण कराएंगे तो परिणाम कुछ और आएंगे। हाँ, यह अवश्य है कि बिखरा विपक्ष होने के कारण अब तक जो है जनता भी मुखर नहीं हो पाती थी। जब विकल्प की बात आती थी, क्या करें, एक जगह संगठित भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ बिखरा विपक्ष। इस कमजोरी को महसूस कर ही सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने एक मंच पर आना स्वीकार किया और एक संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की सोची है। आशा यह की जा सकती है, जैसे मैंने कहा, कि वे 1-to-1 फाइट अगर करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्ग स्थिति पैदा होगी। यह भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, उनके बड़े नेता भी जानते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सच्चाई से, इस तथ्य से अवगत है। आज उनका यह कहना, सार्वजनिक घोषणा करना कि मैं ही बनूंगा तीसरी बार प्रधानमंत्री, उनकी बेचैनी का द्योतक है। कहीं न कहीं उनमें जो भय पैदा है अंदर में, उसका प्रमाण यह है। फिर दोहराना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे अनुभवी नेताओं की, अच्छे कुशल प्रशासकों की एक लंबी पंक्ति मौजूद है। मैं ये बता दूं, जो कथित दंडवत मीडिया जिस प्रकार से सिर्फ मोदी नाम केवलम एक को प्रस्तुत करता है, वह सभी जानते हैं कि एक एजेंडे की तहत, सच्चाई से कोसों दूर एक एजेंडे के तहत प्रस्तुत करता है। आज अगर महागठबंधन इंडिया अगर संगठित रूप से उन्हें चुनौती देता है, जिस पर आज वो चर्चा करने जा रहे हैं, आज वो कर रही है मुंबई में,
और ये तय होता है, और फिर उसमें यह एक यद्यपि लगा हुआ है, किंतु लगा हुआ है, परंतु लगा हुआ है ईमानदारी। ईमानदारी के साथ वे जनता के बीच में जाए, और जिस उम्मीदवार को जो जहां कर, चाहे किसी भी पूर्व दल का हो, वह उम्मीदवार इंडिया का अगर होता है, एक इंडिया के नाम पर, तो उसे अगर वो समर्थन देते हैं ईमानदारी के साथ, उसके पक्ष में जनता के बीच में काम करते हैं, तो परिणाम की घोषणा आज कोई भी करने की स्थिति में नहीं होगा। बात लोकतंत्र की रक्षा की होती है, बात संविधान की रक्षा की होती है। मैंने जैसे कहा कि आपातकाल के दौरान जिस प्रकार की घटनाएं हुई, जो बिल्कुल संविधान को ध्वस्त कर दिया, जो जिस प्रकार से बिल्कुल संविधान को ध्वस्त कर दिया गया था, क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? जनता ने अंगड़ाई ली, जनता सड़कों पर आई, और तब कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंका। आप सभी जानते हैं कि तब स्वयं इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई थी। यह है जनता की ताकत, यह है जनशक्ति। वर्तमान इंडिया के नेता इस तथ्य से परिचित होंगे, और अगर जानबूझकर इस तथ्य को वो हाशिए पर रखकर अपनी मनमानी करना चाहेंगे, अपने अहम का त्याग नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ा अड़ंगा है उनकी सफलता में, तब कहना मुश्किल है। लेकिन अगर निजी स्वार्थ, अहम का त्याग कर ईमानदारी के साथ इंडिया के पक्ष में, अर्थात इंडिया द्वारा मैदान में, चुनावी मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों के पक्ष में वे काम करते हैं, तब जिस परिवर्तन की बात शरद पवार ने की या पूरा देश कर रहा है, वह परिवर्तन एक आकार लेगा, जो लोकतंत्र की रक्षा करेगा, संविधान की रक्षा करेगा और जन इच्छा की पूर्ति करेगा। अतः हम यही कामना करेंगे कि विपक्षी नेताओं अर्थात इंडिया के नेताओं को सद्बुद्धि मिले, और अपने वो निस्वार्थ का त्याग कर, अहंकार का त्याग कर इंडिया के पक्ष में एक सकारात्मक निर्णय ले अगले चुनाव के लिए। धन्यवाद।